डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मेरा यहाँ टॉपिक है कक्षा 11 में मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रा अविस्फीति। ये बैंकिंग के अंतर्गत है और इससे रिलेटेड मैं पहले इसी चैप्टर में मुद्रा स्फीति भी आपको समझा चुका हूँ। मुद्रा स्फीति और मुद्रा अविस्फीति ये दो चीज़ें होती हैं। तो मुद्रा स्फीति क्या होती है ये मैंने आपको बताया है कि जब देश में जितनी मुद्रा की मांग है, यदि वो उसकी जो मांग है यदि उसकी पूर्ति अधिक हो जाए, यानी कि मान लीजिए 100 रुपये की आवश्यकता है और पूर्ति हो गई 120 रुपये, तो ये स्थिति मुद्रा स्फीति की यानी मुद्रा प्रसार की कहलाती है। इसमें मुद्रा का अत्यधिक प्रसार हो जाता है, अत्यधिक फैलाव हो जाता है, ठीक है, और उसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं और मुद्रा का मूल्य घटने लगता है। आज मुद्रा संकुचन ठीक उसके विपरीत है, यानी जो अगर हमने मुद्रा स्फीति हम जानते हैं तो हम मुद्रा संकुचन को भी जान सकते हैं। कैसे? ठीक उसका आप उल्टा कर दीजिए और मुद्रा संकुचन के अर्थ आपके सामने आ जाएगा। तो मुद्रा स्फीति क्या आती है? उसमें देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। उल्टा करिए, मुद्रा अविस्फीति में देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। उसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते थे, इसमें वस्तुओं के मूल्य कम हो जाते हैं। देखिए ठीक उसका विपरीत है, यानी आपने यदि उसको पढ़ा है, ढंग से समझा है, तो आप इसका भी अर्थ बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि मुद्रा अविस्फीति वह स्थिति है जिसमें देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, अर्थात मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तुओं के मूल्य कम हो जाते हैं। जो प्राचीन काल का हमारा समय था वो मुद्रा अविस्फीति का ही समय था। प्राचीन काल में वस्तुएं बहुत सस्ती मिलती थी, जिनका कारण देश में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा का चलन में ना होना था। क्योंकि मुद्रा चलन में थी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को इतनी आसानी से मुद्रा नहीं मिल पाती थी, क्योंकि मुद्रा की मात्रा ही कम है, तो उनको मुद्रा प्राप्त नहीं हो पाती थी। अब जो व्यक्ति अपने चीज़ें बेचने के लिए बैठा है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिस पे मुद्रा ही नहीं है, तो वो क्या करते थे? व्यक्ति उस मुद्रा को प्राप्त करने के लिए अपनी वस्तुओं को सस्ता बेचते थे, ठीक है, उस वस्तुओं को सस्ता बेचते थे। तो इसलिए चीज़ें सस्ती होती थी पुराने ज़माने में, क्योंकि उस समय पर्याप्त मात्रा में मुद्रा चलन में नहीं थी। तो वो स्थिति मुद्रा अविस्फीति की होती थी। अगर दोनों का तुलना करें तो मुद्रा अविस्फीति मुद्रा स्फीति से बहुत ज़्यादा भयंकर होती है। यानी मुद्रा स्फीति भी अच्छी नहीं है, लेकिन यदि दोनों की तुलना करें तो मुद्रा अविस्फीति बहुत ही भयंकर परिणाम इसके थे। तो मुद्रा स्फीति अविस्फीति आपने समझ ही ली। अब बात करते हैं उन परिणामों की, यानी मुद्रा अविस्फीति क्यों नुकसानदायक थी, ठीक है। यानी अगर हम आज मुद्रा स्फीति की स्थिति में खड़े हैं और वस्तुएं महंगी मिल रही हैं, हर चीज़ पर महंगाई है, लेकिन उसको खरीदने के लिए हमारे पास आज पैसा तो है, ठीक है, लेकिन पुराने ज़माने में चीज़ चाहे कितनी सस्ती कर दो, आपके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं था, तो आप कैसे खरीद सकते हैं उसको, ठीक है। तो मुद्रा स्फीति और मुद्रा अविस्फीति है, ठीक है। यानी मुद्रा स्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य तो बढ़ता है और वस्तुओं के मूल्य घट जाते हैं, ठीक है। तो इसके लक्षण क्या क्या हैं, यानी हम कैसे पहचानेंगे क्या इसके लक्षण होते हैं? सबसे पहले चलन में मुद्रा की मात्रा कम होना। चलन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाना, कम होना। चलन में मुद्रा की मात्रा कम होती है। जब चलन में मुद्रा की मात्रा ही ज़्यादा नहीं है तो हमें भी इतनी आसानी से मुद्रा प्राप्त नहीं होगी, और क्या होगा? उससे हमारी क्रय शक्ति घट जाएगी। क्रय शक्ति का मतलब जो हम चीज़ें खरीदते हैं फिर हम खरीदना थोड़ा कम कर देंगे, मार्केट में थोड़ा सूनापन आ जाएगा, जिससे लोग ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, मुद्रा प्राप्त करने के लिए वस्तुओं को सस्ता बेचना आरंभ कर देते हैं, ठीक है। अब यानी कि देश में प्रचलित जो मुद्रा की मात्रा होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। दूसरा है वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों में कमी, जो मैंने अभी बताया, सेवाओं
के मूल्यों में कमी, जो मैंने अभी अभी बताया था। यानी कि मुद्रा अविस्फीति काल में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा है सबसे खतरनाक, देश में बेरोजगारी फैल जाती है। बेरोजगारी फैल जाती है, सबसे खतरनाक है, क्योंकि हर व्यक्ति रोजगार प्राप्त करना चाहता है, इसलिए ये देश में बेरोजगारी फैल जाती है। अब लोगों पर पैसा ही नहीं है, जो मतलब जब देश में ही मुद्रा की मात्रा कम है तो मोस्टली बात है सभी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो उद्योग धंधों पर भी, मतलब जो नियोक्ता हैं उन पर भी असर पड़ता है, उन पर भी, वो भी इतनी मात्रा में अर्निंग नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लोगों को अपने यहाँ कर्मचारियों को ऐसे निकालने लगते हैं या कम मात्रा में उनको रखते हैं, क्योंकि वेतन कहाँ से देंगे इतना। तो इस प्रकार देश में क्या होता है, देश में बेरोजगारी की स्थिति फैल जाती है। ठीक है। और क्यों फैल जाती है, उसी से रिलेटेड, क्योंकि देश में उद्योग धंधों में शिथिलता आ जाती है। उद्योग धंधों में शिथिलता, जब आप पे पैसा ही नहीं है, आप मार्केट नहीं जाओगे, खरीदोगे नहीं, आपकी क्रय शक्ति कम होगी, क्रय शक्ति कम होगी, जो चीज बनी है वो बिकेगी ही नहीं, तो क्या होगा, इसका असर कहाँ पड़ेगा, उसके उत्पादन पे। जो उसके उत्पादन करते हैं, उत्पादक हैं, उसकी मात्रा को उत्पादित कम करना चालू कर देंगे, शिथिलता आ जाएगी, बिकी नहीं रहे तो कहाँ से ज़्यादा उत्पादन करें, इसलिए वो अपने कर्मचारियों को भी निकालते हैं, जिससे बेरोजगारी फैलती है और उद्योग धंधों में शिथिलता भी आ जाती है। यानी कि चारों ओर निराशा का वातावरण फैल जाता है, निराशा का वातावरण फैल जाता है। ठीक है। यानी कि मुद्रास्फीति इससे कहीं ज्यादा अच्छी है, नुकसान तो उसके भी हैं लेकिन इससे कहीं अच्छी है। व्यक्ति के पास रोजगार होना चाहिए, अब जब पैसा ही नहीं तो व्यक्ति को कहाँ रखेंगे। तो ये लक्षण इसके थे कि मुद्रा की मात्रा यदि देश में कम कर दी जाए तो क्या क्या इसके लक्षण हो सकते हैं। आज हम महंगी से महंगी चीजें खरीद सकते हैं, क्यों, जेब में पैसे हैं। ठीक है। यही स्थिति मुद्रास्फीति की है। लेकिन जेब में मैं आपसे पैसे निकाल दूं तो आप सस्ती से सस्ती चीज भी नहीं खरीद पाएंगे। बस यही अंतर होता है मुद्रास्फीति और अविस्फीति में। अब देखते हैं मुद्रास्फीति के कारण क्या है, इसके कारण क्या है, ये क्यों उत्पन्न होती है, मुद्रा अविस्फीति क्यों उत्पन्न होती है, यानी कि इसके कारण में सबसे पहला कारण की बात करेंगे, भारी करारोपण। भारी करारोपण, सरकार जब भारी करारोपण की नीति को अपनाती है तो इससे जनता की मुद्रा का, यानी आय का बहुत बड़ा भाग मुद्रा के रूप में सरकार के पास पहुंच जाता है और जनता की क्रय शक्ति कम होने लगती है। और जनता की जब क्रय शक्ति कम होने लगती है तो वस्तुओं के मूल्य अपने आप घटने लगते हैं। ठीक है। यानी कि सरकार जब भारी करारोपण अपनाती है तो बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा सरकार के पास इकट्ठी हो जाती है और चलन में उसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। दूसरा है बलात् ऋण। बलात् ऋण, बलात् शब्द का मतलब यहां जोर जबरदस्ती से है। तो जब देश में मुद्रास्फीति की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो सरकार उस पर नियंत्रण करने के लिए जनता से जबरदस्ती ऋण लेने लगती है, और जबरदस्ती ऋण लेती है तो फिर क्या होता है कि जितनी मांग होती है वो पूर्ति उस मांग से भी कम आ जाती है, वो पूर्ति उस मांग से भी कम आ जाती है मुद्रा की, जिससे कि देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है और मुद्रा अविस्फीति की स्थिति बन जाती है। ठीक है। तीसरा, बैंक दर बढ़ाना। यहां पे एक शब्द आया बैंक दर और बढ़ाना, यानी कि जो देश का केंद्रीय बैंक है भारत में रिजर्व बैंक, वो अन्य व्यापारिक बैंकों को जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराता है, यानी कि उनकी प्रतिभूतियां होती हैं, मतलब जिसकी गारंटी वो अल्पकालीन ऋण देता है,
तो वो ऋण की जो दर है, यानी रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों की प्रतिभूतियों को जिस दर पर भुनाता है या उनकी आड़ पर उन्हें ऋण देता है जिस दर पर, यानी वो ब्याज की दर बैंक दर कहलाती है। रिजर्व बैंक टू अदर बैंक, ठीक है, उन्हें रिजर्व बैंक ऋण देता तो उसकी दर को बैंक दर कहते हैं, जो ब्याज दर वो लेता है। इसका अर्थ इसी से रिलेटेड है। तो जब बैंक दर बढ़ा देता है, बैंक दर बढ़ा दिया तो यानी व्यापारिक बैंकों को जो ऋण दे रहा है वो ऋण की भी दर बढ़ जाती है, और ऋण की दर बढ़ने से जो व्यापारिक बैंक हैं वो भी अपने ऋण की दर बढ़ा देते हैं जो जनता को देते हैं। तो जनता को ऋण की दर बढ़ाने से जनता क्या करती है, लोन की मात्रा लेना कम कर देती है, और वो जो मुद्रा का भाग है वो बैंक के पास ही रहता है, और देश में मुद्रा की मात्रा क्या होती है, चलन से कम हो जाती है। ये इसलिए मुद्रा विस्फीति का भी एक कारण है। आगे है, ये भी रिजर्व बैंक की ही नीचे है सरकार की, खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, खुला बाजार, ओपन मार्केट। सरकार प्रतिभूतियां बेचती है, अपनी प्रतिभूतियों का मतलब है कि जनता उस प्रतिभूतियों को खरीदती है और खुले बाजार में उसको खरीदती है। जनता का पैसा इस तरह बहुत बड़ा भाग सरकार, और सरकार प्रतिभूतियां बेचती है तो कोई भी उसको सिक्योर्ड समझेगा और वो जनता उन प्रतिभूतियों को खरीदने लगती है। जब जनता उन प्रतिभूतियों को खरीदने लगती है खुले बाजार के अंतर्गत, तो उनकी मुद्रा का बहुत बड़ा भाग सरकार के पास पहुंच जाता है, जिससे देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा कम होने लगती है और मुद्रा अविस्फीति की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, आगे है साख संबंधी नीति, यानी रक्षित कोषों को बढ़ाना। रक्षित कोषों को बढ़ाना, रक्षित कोष का मतलब होता है जो बैंक अपने पास कोष इकट्ठा करके रखते हैं या रिजर्व बैंक में जमा करते हैं, कोष कहलाते हैं वो। जब रिजर्व बैंक साख संबंधी नीति के अंतर्गत बैंकों के रक्षित कोषों को बढ़ा देता है, जिनका एक प्रतिशत बैंकों में जमा होता है और रिजर्व बैंक के पास जमा होता है कोष के रूप में, यदि उस दर को बढ़ा देता है तो इससे मुद्रा का बहुत बड़ा भाग कोषों में इकट्ठा हो जाता है, और कोषों में इकट्ठा होने से वो मार्केट से कम हो जाता है, और मार्केट में, बाजार में प्रचलित मुद्रा की मात्रा में कमी आती है, जिससे कि मुद्रा अविस्फीति की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट और लास्ट, चलन में मुद्रा की मात्रा को कम करना। ये जो मनी है ये सरकार की गारंटी होती है मुद्रा पर। यदि देश में मुद्रा स्फीति फैलने की स्थिति होती है या फैल जाती है बहुत अत्यधिक मात्रा में, तो सरकार उस पर नियंत्रण करने के लिए जो प्रचलित मुद्रा है उसकी मात्रा को कम कर देती है। मान लीजिए नोट बंद कर दिए तो वो चलेंगे ही नहीं, उसकी मात्रा को कम कर देती है, जिससे जो मार्केट में मुद्रा आ रही थी वो गायब हो जाएगी और देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी, और देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा कम होने से मुद्रा अविस्फीति की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, तो इस टॉपिक को, यही आज इतना ही टॉपिक था, इस टॉपिक को आप मुद्रा स्फीति से मिलाकर पढ़िए, उसके साथ में पढ़िए, तो ये टॉपिक आपकी बहुत जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि ये जस्ट उसके विपरीत है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।